हेलो एवरीवन। तो आज का मेरा टॉपिक है ब्रिटिश साम्राज्यवाद नीतियाँ। मतलब ब्रिटिश की जो कुछ नीतियाँ रहेंगी जिसमें हम पढ़ेंगे बेलेजली की सहायक संधि प्रणाली और डलहौजी की नीतियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं प्री और मेंस के हिसाब से। देखो यहाँ पर साम्राज्यवाद नीतियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेलेजली की सहायक संधि प्रणाली। उसमें परिचय इसका देखेंगे और इसका उद्देश्य क्या, फिर इसकी विशेषताओं को देखेंगे। उसके बाद किन किन राज्यों ने इसके साथ संधि की थी और इसका मूल्यांकन भी हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले परिचय की बात करते हैं। तो जो सहायक संधि प्रणाली थी उसमें जो बेलेजली थे उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी सहायता करेंगे तो उसके बदले आपको मुझे धन देना पड़ेगा। मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास था और ये चाह रहे थे कि हम आपकी सहायता करेंगे, इसके बदले में आपको मुझे धन देना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सहायक संधि प्रणाली को गवर्नर डुप्ले द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया था, लेकिन अगर औपचारिक रूप से देखा जाएगा तो लॉर्ड बेलेजरी द्वारा यहाँ पर औपचारिक प्रस्तुति दी गई थी। उद्देश्य क्या था इसका, मतलब ये जो सहायक संधि प्रणाली थी इसका उद्देश्य जो था वो यहाँ पर कंपनी को भारत में सर्वोच्च शक्ति बनाना था। और साथ ही साथ जैसा आपको पता है कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट उस समय विस्तार कर रहे थे लगातार, यहाँ तक इन्होंने रूस के भी साथ तिलसिट की संधि कर ली। तो ये लोग अंग्रेज कहीं ना कहीं उनके भय से नेपोलियन के विस्तार को यहाँ पर रोकना भी चाह रहे थे। तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। परिचय हमने बता दिया है, इनके क्या क्या उद्देश्य थे, सर्वप्रथम किसके द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया था और इनका उद्देश्य क्या था। अब बात करेंगे विशेषताएं। विशेषता क्या थी सहायक संधि प्रणाली की, मान लो कोई राज्य है उसके साथ इन्होंने संधि कर ली तो उस राज्य में जो है ब्रिटिश सेना की नियुक्ति कर दी जाती थी। तो उस राज्य में जैसे मान लो हैदराबाद है, हैदराबाद के साथ अगर यहाँ पर सहायक संधि प्रणाली हो जाती है तो सहायक संधि के साथ हैदराबाद में ब्रिटिश सेना रखी जाएगी और उस सेना का खर्च जो है वो राज्य ही देगा जिस राज्य के साथ यहाँ पर संधि होगी। दूसरी बात, जो विदेश नीति होगी उस राज्य की वो अंग्रेज के अधीन होगी, मतलब किसी भी प्रकार की विदेश नीति पर चर्चा या बात अंग्रेज ही करेंगे, वो राज्य यहाँ पर नहीं करेगा। और इन्होंने तीसरी जो यहाँ पर संधि के अंतर्गत विशेषता थी कि अगर मान लो हैदराबाद के साथ मान लो संधि हो जाती है तो हैदराबाद किसी भी अन्य यूरोपीय देश के साथ और जो भी ब्रिटिश का शत्रु होगा उसको अपनी सेवा में नहीं रख सकता है। मान लो फ्रांस है ब्रिटिश का दुश्मन और हैदराबाद के साथ यहाँ पर संधि हो जाती है तो यहाँ पर जो है हैदराबाद फ्रांस मतलब कि फ्रांस के प्रतिनिधि या फ्रांसीसियों को अपने सेवा में नहीं रख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ब्रिटिश प्रतिनिधि की भी यहाँ पर नियुक्ति हो जाती थी। तो विशेषताओं को हमने यहाँ पर देख लिया है। उसके बाद बात करेंगे संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे। तो संधि करने वाले राज्यों में हैदराबाद था, हैदराबाद ने सन 1798 ईस्वी में संधि कर ली। मैसूर और तंजौर ने, इन दोनों ने 1799 में संधि कर ली थी सहायक संधि। अवध ने 1801 में, पेशवा ने 1802 में, भोसले ने 1803 में और सिंधिया ने 1804 ईस्वी में यहाँ पर संधि कर ली थी। तो आई होप चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। आगे हम नोट फॉर्म में आपको सारी चीज़ें बता देंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे मूल्यांकन और इनका प्रभाव को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखो चीज़ें क्या थी, जो ब्रिटिश जो थे अगर ये लोग सहायक संधि करते थे तो पहली बात तो इनको सेना का जो खर्च है वो अंग्रेजों को खुद नहीं उठाना पड़ता था, उस सेना का खर्च वही राज्य उठाता था जिसके साथ यहाँ पर संधि की जाती थी। तो इससे ब्रिटिश सेनाएं मजबूत हो गईं और जब सेनाएं मजबूत हुई तो उसके साथ साथ फ्रांसीसियों का यहाँ पर अंत भी हो जाता है। भारतीय राज्य जो है वो आर्थिक और सैन्य रूप से यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। हस्तशिल्प उद्योगों का भी पतन हो जाता है जिससे यहाँ पर अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पर पूरी तरह कमज़ोर पड़ जाती है। आगे बढ़ने से हम आपको पहले बता दूं कि जो है हमारी क्लासेस और हमारे जो कोर्स हैं उसके कुछ फीचर्स हैं
उनमें देखो जीएस की क्लासेस आपको सारी की सारी फ्री में मिलेंगी। सीसेट की भी क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी बिल्कुल फ्री। एनसीईआरटी की क्लासेस हैं वो आपको 6 से लेकर 12 तक। पीवाईक्यू लास्ट के 10 ईयर्स, मेंस आंसर राइटिंग, डाउट क्लियर क्लासेस भी आपकी होंगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएगी। ये हम पूरा प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं 27 यूपीएससी एंड पीसीएस 26 को लेकर चल रहे हैं। ऑफ़र की बात करें तो 100% ऑफ है, मतलब आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप यूट्यूब चैनल पर ही आपको सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही हैं। तो अभी हमने सहायक संधि की बात कर ली। जैसा कि सहायक संधि में हमने बता दिया, इन्होंने कहा कि हम भाई ब्रिटिश सेना है उस राज्य के अंतर्गत रखेंगे जिसके साथ इनकी संधि हो जाती थी। विदेश नीति इन्होंने कहा हम संभालेंगे। तो यही चीज़ें हैं। बात करते हैं डलहौजी की नीतियों की। तो देखो डलहौजी ने कई सारे नीतियों को यहाँ पर बल दिया, जैसे कि हड़प नीति पर बल दिया है, युद्ध के माध्यम से भी विलय किया है और कुशासन का आरोप लगाकर भी यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर अपने राज्य में शामिल किया है। जैसे बात करेंगे, देखो यहाँ पर इनका रीजन क्या था। देखो यहाँ पर इसका रीजन था कि 1813 में ब्रिटेन में हो गई थी औद्योगिक क्रांति। तो जब औद्योगिक क्रांति हो जाती है तो इनके लिए ज़रूरत पड़ती है कच्चे माल की, और साथ ही साथ कारखानों से निर्मित वस्तु है उसके लिए बाजार की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब औद्योगिक क्रांति होती है तो कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है और निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ये जो है विस्तार बात पर यहाँ पर बल देते हैं ताकि हमारे लिए कच्चा माल भी आराम से उपलब्ध हो सके और जो निर्मित वस्तुएं हैं उनके लिए यहाँ पर हमें बाजार भी मिल सके। तो डलहौजी की यहाँ पर 3 नीतियाँ आती हैं। हड़प नीति, युद्ध के माध्यम से विलय और कुशासन के आरोप। देखो युद्ध के माध्यम से इन्होंने 3 राज्यों का विलय किया था। पंजाब का 1849 में किया, सिक्किम का भी 1849 में, पेगू का किया था 1852 में। कुशासन के आरोप में इन्होंने अवध का विलय कर लिया था 1856 में। ये चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं। हड़प नीति क्या थी इसको हम समझते हैं कि आखिर हड़प नीति के अंतर्गत क्या है। मान लो किसी राज्य का कोई राजा है और उसके कोई संतान नहीं है, मतलब पैतृक वारिस ना होने पर ब्रिटिश यहाँ पर विलय कर लिया करते थे। जैसे झांसी की रानी जो थी, तो झांसी का भी यहाँ पर इन्होंने विलय कर लिया था क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। नागपुर का भी 1854 में यहाँ पर विलय हो गया। सतारा का 1848 में विलय हो गया। संभलपुर का 1849 में, उदयपुर का 1852 में यहाँ पर विलय हो जाता है। अब विस्तारवाद जो नीतियाँ इन लोगों ने बनाई थी, चाहे डलहौजी की नीतियाँ हों या फिर बेले जली की सहायक संधि हो, इससे क्या निकला, आखिर परिणाम इसका क्या निकला। तो इससे देखो भारतीय जो भूभाग पर है अंग्रेजों का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से बढ़ गया। तो जब अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ गया तो इनके लिए बड़ा बाजार प्राप्त हो गया, जिससे इनको कच्चे माल की ज़रूरत भी इनकी यहाँ पर पूरी हो जाती थी। दूसरी चीज़, इनको निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाता था। तो ये चीज़ें थीं। परिणाम में ये हुआ कि जब इन्होंने कई सारी चीज़ों को कई राज्यों को अपने अंडर में ले लिया तो इससे जो तमाम शासक थे वो यहाँ पर असंतुष्ट हो गए और आगे चलकर इन्हीं शासकों का विद्रोह हमें 1857 के विद्रोह में देखने को भी मिलता है। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं हम डलहौजी के कार्य एवं सुधार की। यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा को लेकर यहाँ पर इन्होंने कार्य किए हैं। संचार एवं परिवहन को देखेंगे, फिर प्रशासनिक एवं अन्य और इनके परिणाम भी हम देखते हैं। शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने वुड का घोषणा पत्र 1854 में यहाँ पर आया, जिसमें यहाँ पर जिसे भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा कहा गया। इसमें जो वुड का घोषणा पत्र था 1854 में, इन्होंने कहा लंदन में जिस तरह से विश्वविद्यालय हैं उसी तरह से हम भारत में भी यहाँ पर विश्वविद्यालयों का निर्माण करेंगे। संचार एवं परिवहन की बात करें तो 1852 में इन्होंने भारतीय तार विभाग की भी स्थापना की। डाक टिकटों का भी यहाँ पर प्रचलन हुआ 1854 में, और प्रथम रेलवे का जो है परिचालन हुआ था 1853 ईस्वी में बॉम्बे से ठाणे के बीच में। उसके बाद प्रशासनिक की बात करेंगे तो सभी बंदरगाह, जितने भी बंदरगाह थे उनको विदेशी व्यापार के लिए यहाँ पर खोल दिया गया। मतलब अब सारे बंदरगाहों से यहाँ पर
व्यापार होगा। सिविल सेवा परीक्षा का यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया था 1855 में, और पीडब्ल्यूडी का भी यहाँ पर स्थापना कर दिया गया। अभी तक हमने जो देखा आपको मोटा मोटा हमने आपको नोट्स फॉर्म में अभी आपको समझा दिया है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर पहली बार जो लोग क्लास करेंगे तो उनको चीज़ें नोट्स के फॉर्म में क्लियर नहीं होंगी, तो उनके लिए हमने यहाँ पर लिखित रूप से पूरा का पूरा विवरण आपको यहाँ पर हमने दे दिया है। तो वो लोग यहाँ पर लिखे हुए विवरण को भी आराम से लिखकर समझ सकते हैं। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। फिलहाल हम आपको यहाँ भी समझा देते हैं। फिर से रिवीजन है आपका। सहायक संधि प्रणाली क्या है, जैसे हमने बताया था इनको भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करना था और सहायता करने के बदले इनको धन प्राप्त करना भी था। इसकी सबसे पहले जो योजना थी डुप्ले ने बनाई थी, लेकिन बाद में बेलेजली ने इसको जो है सहायक संधि प्रणाली नाम देकर इसे प्रस्तुत कर दिया था। देखो बेलेजली का गोल क्लियर था, उसने ठान लिया था पहले से ही कि कंपनी को है भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना है, साथ ही जितने विदेशी राज्य हैं उनको अधीन करना है अपने अंतर्गत। रीजन क्या था आखिर? कोई मान लो आपसे पूछ लिया कि आखिर अंग्रेज ये सब विस्तारवादी नीतियां या फिर सहायक संधि प्रणाली लागू करना क्यों चाह रहे थे, तो इसके रीजन क्या थे यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि उस समय यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी और साथ ही साथ नेपोलियन बोनापार्ट का जो है साम्राज्यवादी विस्तार हो रहा था, जिससे यहाँ पर ब्रिटिश को चुनौतियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल रहीं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमने जब पीछे की क्लास में देखा मैसूर के साथ इनका गठबंधन की होता है फ्रांसीसियों का, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के लिए ये चुनौती बन रही थी। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी कि हम कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करें ताकि फ्रांसीसी जो हैं भारतीय राज्यों से दूर रहें और हम अपना जो है ब्रिटिश के अधीन कर सकें। इसी क्रम में इन्होंने यहाँ पर सहायक संधि प्रणाली को यहाँ पर जारी किया। विशेषताओं की हमने बात कर दी कि सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत इन्होंने कहा कि भैया जिस भी राज्य के साथ की जाएगी वहाँ पर एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी और उस सेना का जो खर्च है वो यहाँ पर वही राज्य देगा जिसके साथ यहाँ पर संधि की जाएगी। मान लो हैदराबाद के साथ अगर संधि हो गई है तो हैदराबाद में जो सेना रखी जाएगी उस सेना का सारा खर्च हैदराबाद ही उठाएगा। विदेश नीति जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन रहेगी जिस भी राज्य के साथ यहाँ पर संधि होगी। और तीसरी चीज़, अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय अथवा अंग्रेजी शत्रु के व्यक्ति को अपनी सेवा में ये लोग नहीं रख सकते थे। साथ ही साथ कंपनी जो है आंतरिक मामलों में इनके कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कुछ राज्य थे जिन्होंने यहाँ पर संधि के माध्यम से इनका विलय हो गया था, जैसे हैदराबाद का 1798 में, मैसूर का 1799 में, अवध का 1801, पेशवा का 1802, भोसले का 1803, सिंधिया का 1804 में। ब्रिटिश को क्या लाभ हुआ और भारतीय राज्यों को क्या हानि हुई वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब सेना रखी गई तो सेना का खर्च है वो यहाँ पर देशी राज्यों ने ही उठाया, जिससे क्या हुआ, जो भारत की सेना थी वो पूरी तरह से यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है और अंग्रेज जो हैं सैन्य शक्ति से यहाँ पर कमज़ोर कर देते हैं देशी राज्यों को। साथ ही साथ जब सेना का खर्च देशी राज्य उठा रहे हैं और वही सेना उन्हीं देशी राज्यों के विरुद्ध हो जाती थी, तो इस तरह से साम्राज्यवादी विस्तार में सहायता कहीं ना कहीं मिल रही थी। साथ ही साथ फ्रांसीसियों का प्रभाव जो था वो भारतीय राज्यों से समाप्त हो गया। तो फ्रांसीसी जो कि यूरोप में विस्तार कर रहे थे और नेपोलियन बोनापार्ट भी साम्राज्यवाद विस्तार कर रहा था, वो भी यहाँ पर उसका भी प्रभाव यहाँ पर समाप्त हो गया था। उसके साथ साथ इनको वस्तुओं की बिक्री के लिए एक बड़ा बाजार मिल गया था ब्रिटिश को। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर थी। भारतीय राज्यों को क्या हानि थी, हमने जैसा बताया कि जो देशी राज्य थे वो पूरी तरह से ब्रिटिश राज्यों पर यहाँ पर निर्भर हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमज़ोर हो गई क्योंकि हस्तशिल्प उद्योगों का यहाँ पर पतन हो जाता है। अब बात करते हैं हम डलहौजी की नीतियाँ क्या थीं। जैसे कि हमने बताया है डलहौजी की नीतियाँ यहाँ पर कुशासन के आरोप में इन्होंने विलय किया है, हड़प नीति के माध्यम से भी विलय किया है और युद्ध के माध्यम से भी यहाँ पर इन्होंने विलय किया है।
तो युद्ध के माध्यम से इन्होंने पंजाब का विलय 1849 में किया है, सिक्किम का भी विलय 1849 में किया है, पेगू का भी 1852 में किया है। कुशासन के आरोप में इन्होंने अवध का जो है विलय कर लेते हैं ये लोग 1856 में, जिसका विलय करते हैं। इन सभी शासकों का जो गुस्सा है वो 1857 के विद्रोह में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। हड़प नीति के माध्यम से इन्होंने सतारा का विलय कर लिया, संबलपुर का विलय कर लिया, उदयपुर का विलय कर लिया, झांसी का कर लिया और नागपुर का यहाँ पर विलय कर लिया। कार्य इन्होंने कई सारे किए डलहौजी ने, जैसे शिक्षा पर, संचार परिवहन पर, सेवा पर भी यहाँ पर बल दिया। देखो डलहौजी का काल में बात करें तो यहाँ पर देखो 1813 का एक्ट था, तो उससे क्या हुआ, मुक्त व्यापार नीति हुई। इससे मतलब क्या हुआ, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत का जो दरवाजा है प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। अब क्या हुआ, ब्रिटेन में हो रही थी औद्योगिक क्रांति, तो इनको चाहिए था कच्चा माल, तो कच्चे माल की प्राप्ति और साथ ही साथ जो भी इनके यहाँ जो वस्तुएं निर्मित हो रही थी उनकी बिक्री के लिए इनको बाजार की ज़रूरत थी। इसलिए इन्होंने विलय विस्तार पर यहाँ पर बल दिया ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को यहाँ पर पूरा कर सकें। विस्तारवाद नीति में हमने आपको बता दिया है कि वही सब है 1813 के पश्चात। देखो जितना पीछे बताया है ना वही यहाँ पर लिखित फॉर्म में है। मान लो कोई भी नया स्टूडेंट है, उसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं नोट्स फॉर्म में, तो इसको यहाँ पर हमने लिखित फॉर्म में दे दिया है ताकि उसको यहाँ पर आराम से लिख के अपना समझ सकता है चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं। डलहौजी ने यहाँ पर देखो पंजाब, सिक्किम और पेगू को भी यहाँ पर ब्रिटिश राज में मिलाया और साथ ही साथ कुशासन के आरोप में इन्होंने अवध को मिला लिया। हड़प नीति के माध्यम से इन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर को भी यहाँ पर मिला लिया। हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत या गोद निषेध नीति, जैसा हमने बताया, किसी भी अगर राज्य में जो शासक है अगर उसके संतान नहीं है या पैतृक वारिस नहीं होने की स्थिति में कंपनी द्वारा जो है उस साम्राज्य को मिला लिया जाता था। यही नीति हड़प नीति कहलाती है और ये डलहौजी ने यहाँ पर इसको प्रारंभ किया था। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम परिणाम भी यहाँ पर अपने देख सकते हैं। ये पूछता जरूर है कि सतारा को कब मिलाया गया, संबलपुर को कब मिलाया गया, उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को कब मिलाया गया, तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। परिणाम की बात करेंगे तो इससे क्या हुआ, भारतीय भूभाग की अगर बात करेंगे तो अंग्रेज़ों का यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अंग्रेज़ों का यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाता है और उन्हें कच्चे माल की प्राप्ति और निर्मित वस्तुओं के बिक्री के लिए यहाँ पर एक बाजार भी प्राप्त हो जाता है। इससे क्या हुआ, भारतीय शासक कई सारे असंतुष्ट हो गए और जिनका हमें गुस्सा है वो 1857 के विद्रोह में भी देखने को मिलता है। और इसी के साथ भारत से जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। डलहौजी के कार्य की बात कर लेते हैं तो डलहौजी ने देखो कई चीज़ें कार्य की, जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था डलहौजी ने कई सारे कार्य किए थे, तो उनको हमने यहाँ पर लिखित फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे शिक्षा पर बल दिया, संचार एवं परिवहन पर, प्रशासनिक चीज़ों पर यहाँ पर भी उसने बल दिया। शिक्षा की बात करेंगे तो उसने घोषणा पत्र 1854 में उसको लाया था और इसमें इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया कि जैसे लंदन में विश्वविद्यालय हैं उसी तरह हम भारत में भी विश्वविद्यालयों के निर्माण करेंगे। साथ ही साथ सिविल सेवा की परीक्षा की भी यहाँ पर प्रारंभ होती है 1855 में लंदन में। तो सिविल सेवा परीक्षा कब प्रारंभ होती है, वो 1855 में डलहौजी के काल में। उसने संचार एवं परिवहन के क्षेत्र में भी कार्य किए, जिसे 1852 में सबसे पहले उसने भारतीय तार विभाग की भी स्थापना की और 1854 में उसने पोस्ट ऑफिस अधिनियम के तहत डाक टिकटों का भी यहाँ पर प्रचलन होता है। इसी तरह डलहौजी के काल में 1853 में पहली बार रेलवे का प्रचालन बॉम्बे से ठाणे के बीच में देखने को मिलता है। डलहौजी ने देखो एक सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की भी स्थापना की। साथ ही साथ उसने कहा देखो जितने भी बंदरगाह हैं उन सभी को विदेशों के व्यापार के लिए खोल दिया जाना चाहिए। तो उसने सारे विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाहों को खोल दिया जाता है। डलहौजी
ने ये जब ये सारे कार्य किए थे तो इन्हीं कार्यों के आधार पर उसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डलहौजी को कहा जाता है। उसके साथ साथ उसने कई सारी चीज़ों पर यहाँ पर बल दिया है। बाकी आज की क्लास मेरी यहीं पर समाप्त होती है। हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों को, जिसमें हमने बेले जली की सहायक संधि को यहाँ पर कवर किया है और डलहौजी की नीतियों को यहाँ पर कवर किया है। मोटा मोटा एक बार हम आपको बता देते हैं, आप लोग सुनिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सहायक संधि को यहाँ पर लागू किया गया और डलहौजी की नीति को लागू किया गया। सहायक संधि की अगर हम बात करेंगे तो सहायक संधि का मतलब था कि हम आपकी सहायता करेंगे, इसके बदले में आप मुझे धन देंगे। मतलब मान लो अगर हमने किसी राज्य की सहायता की है तो उसके बदले में आप मुझे धन देंगे। लागू किसने किया? सर्वप्रथम प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? डुप्ले द्वारा। लेकिन औपचारिक प्रस्तुति, मतलब अगर उसकी बात करेंगे औपचारिक प्रस्तुति की, तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति की गई। उद्देश्य वेलेजली का क्लियर था कि भारत को जो है, भारत में कंपनी को सर्वोच्च मनाना। ओके, उसके बाद देखो बाकी पीछे की चीज़ हमने बता दी थी कि किस राज्य का कब विलय होता है। उसके बाद हमने बात की डलहौजी की नीतियों की। डलहौजी की नीतियों में हमने आपको बता दिया था कि भैया इनकी 3 नीतियाँ थी। हड़प नीति, युद्ध के माध्यम से विलय करते थे, और कुशासन का आरोप लगाकर ये लोग विलय करते थे। कुशासन का आरोप में इन्होंने अवध को विलय कर लिया 1856 में। युद्ध के माध्यम से पंजाब, सिक्किम, पेगू का कर लिया था, और हड़प नीति के माध्यम से इन्होंने कर लिया था सतारा, उदयपुर, संबलपुर, झांसी और नागपुर का इन्होंने यहाँ पर विलय कर लिया था। इसका रीजन क्या था? 1813 में देखो औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो इनको कच्चे माल की आवश्यकता थी, साथ ही साथ निर्मित वस्तुओं के बाजार के लिए इनको बाजार की ज़रूरत थी। इसलिए इन्होंने विस्तारवादी नीतियों पर यहाँ पर बल दिया। साथ ही साथ हमने कवर किया है डलहौजी के कुछ कार्य हैं, जैसे शिक्षा में इन्होंने वुड का घोषणा पत्र 1854 को यहाँ पर लागू किया। वुड के घोषणा पत्र के माध्यम से भारत में विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर देखो संचार एवं परिवहन को भी यहाँ पर कवर किया है। इन्होंने पहली भारतीय मतलब रेलवे का परिचालन किया 1853 में। बॉम्बे से ठाणे के बीच में ट्रेन चलती है, और सभी बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा का भी प्रारंभ किया गया 1855 में, और साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेरी क्लास आज होती है समाप्त। बाकी हम नेक्स्ट टेक करेंगे आपकी उपनिवेश बात को यहाँ पर कवर करेंगे। तो कुछ आर्थिक नीतियाँ रहती हैं, जैसे उपनिवेशवाद है, भू राजस्व नीतियाँ हैं, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, और कृषि का वाणिज्यीकरण यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रेलवे को भी कवर करेंगे, धन की निकासी को भी कवर करेंगे, और अकाल को भी यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, और पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।